नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। जो अंडरवर्ल्ड की या माफिया की दुनिया होती है, इसको आप पेंट कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी हम क्राइम के पॉडकास्ट करते हैं, थोड़ा ना इसे हीरोइस्टिक बना देते हैं। जो मैं आपको ऑफ द कैमरा भी कह रहा था कि जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को आज एक लेजेंड या एक हीरो बना दिया गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा उसके बारे में बातें कर ली गई है, तो लोगों के दिमाग में वो एक हीरो की तरह हो गया है। पर ये एक्चुअल दुनिया दिखती कैसी है? देखिए अब वो हीरो है या नहीं या दिखता है बनाया दिया गया है दाऊद, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल हम्म, है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए दाऊद इब्राहिम गुनाहगार सरकार की तरफ से माना गया है और बहुत सारे जगह जहाँ दाऊद ने अपने साथ वालों की हेल्प की है उनके लिए वो दाऊद इब्राहिम हीरो हुआ। तो मैं वहाँ पे क्योंकि मैं कभी भी दाऊद इब्राहिम के ऊपर पॉडकास्ट करना नहीं चाहता हूँ। मैं ये ऑफ द कैमरा भी मैंने आपको कहा था, उसके पीछे रीज़न ये है कि वही चीज़ है कि 93 तक की कहानियाँ हैं, 93 के बाद कोई हम्म, कहानी नहीं है। 93 जी। के बाद कोई कहानी आई है तो वो मेरी इंटरव्यू कामरान फ़ारीदी यानी कामरान आफरीदी के साथ वाली आई है, उससे पहले कोई कहानी नहीं आई है। हम्म, तो 93 से पहले वो एक ग्लैमर में था, वो ग्लैमर आज भी जारी है। याद करिए कि सारी फ़िल्म्स की पार्टीज़ को वो स्पॉन्सर करता था। दुबई में कोई भी मुशायरा हो रहा हो, बहुत सारे मुशायरा के वीडियोज़ मिल जाएँगे जिसमें दाऊद इब्राहिम दिख रहा है, वो मुशायराज़ वो स्पॉन्सर किया करता था। तो दाऊद इब्राहिम ऑलरेडी ग्लैमर में वो अब से नहीं है, बहुत पहले से है। तो ग्लैमराइज़ आज नहीं है, वो पहले से ही है बिल्कुल। क्योंकि उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत वैसी थी। अगर दाऊद इब्राहिम को आप बाहर आउट ऑफ द वे देखें क्राइम की दुनिया से, तो वो आपको हमेशा किसी बड़े बिज़नेसमैन के साथ दिख रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि चंद्रा स्वामी ने दाऊद इब्राहिम की मीटिंग अदनान खगोसी से कराई थी और दाऊद इब्राहिम ने ये है 90s की से अर्ली 90s की बात है। पोस्ट 93 नहीं है, अर्ली 90s की बात है। और उस समय अदनान खगोसी से मिलने के लिए दाऊद इब्राहिम सऊदी अरेबिया जाता है और चंद्रा स्वामी जो है अदनान खगोसी का एक तरीके से फॉर्च्यून टेलर था। ओके। तो चंद्रा स्वामी ने ही अदनान खगोशी की मीटिंग करवाई थी। एक एपिसोड मैंने उस पे अलग से भी किया था अपने मोगली प्रोडक्शन के चैनल पे। और जब वो अदनान खगोशी से मिला था तो एक जेस्चर के लिए, क्योंकि अदनान खगोशी बहुत बड़ा आर्म्स डीलर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। आर्म डीलर्स अमेरिका के लिए आर्म डीलिंग यूज़ करती थी। अमेरिका को कोई कहीं हथियार पहुंचाने होते थे एक डीलर के थ्रू, तो अदनान खगोशी को इस्तेमाल करती थी, FBI CIA जो भी आप राइट। कहना चाहें। तो अदनान खगोशी से मिलने के बाद अदनान एक जेस्चर में, जैसे आप किसी के घर में जाते हैं तो आप मिठाई का डिब्बा लेके जा रहे हैं, तो अदनान खगोशी उस समय भी बहुत बड़ा अरबपति था और उसका अपना एक यॉट भी, कई सारे अपने यॉट भी थे। हम्म। और यॉट खरीदना पानी का वो कोई सस्ती चीज़ नहीं है, बहुत महंगी चीज़ है। एक गुड जेस्चर में 1 मिलियन दिरहम या हाँ 1 बिलियन दिरहम उसने का चेक उसने अदनान खगोशी को दिया। ओके। तो उस ज़माने में 1 मिलियन दिरहम देना कितनी बड़ी बात थी, या 1 लाख दिरहम कुछ ऐसा ही था, हम्म। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा। 1 लाख दिरहम या 1 मिलियन दिरहम, तो एक गुड जेस्चर में दिया था। तो सोचिए अदनान खगोशी कितना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसने उसके इक्वलेंट देने के लिए उतनी बड़ी रकम दाऊद इब्राहिम ने एक जेस्चर में दी थी। तो हम्म। अब सोचिए दाऊद इब्राहिम पे उस समय पे कितना पैसा होगा, राइट। और वो भी बैंक का चेक दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कैश दे रहा है, हम्म। कैश होता तो वो 2 नंबर का था। वो बैंक का पैसा दे रहा है, जो बैंक में उसका अकाउंट खुला हुआ है वो वाइट का पैसा दे रहा है। हम्म। तो उस समय भी दाऊद इब्राहिम ग्लैमराइज था अपने काम की वजह से। और हमेशा आप, जैसे मैंने कहा ना कि दाऊद इब्राहिम को आप जब हमेशा देखेंगे तो वो कभी भी आप उसको किसी क्रिमिनल के साथ बैठा हुआ नहीं देखेंगे, राइट। हमेशा एक बिजनेसमैन के साथ देखेंगे। तो वो क्राइम के साथ साथ बिजनेसमैन भी था, क्रिमिनल के साथ साथ वो बिजनेसमैन भी था। मैं यहाँ उसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो बैड फैक्ट है वो बता रहा हूँ। हम्म। बट ये एक्चुअली मतलब दाऊद तो ठीक है, एक साइड हो गया। बट ओवरऑल जो ये दुनिया होती है क्राइम की, अंडरवर्ल्ड की, माफिया की, ये क्या होती है अंदर से? देखिए, अगर आप बहुत बड़े माफिया हैं तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आपकी एक फैमिली लाइफ भी होगी, आपकी एक पब्लिक लाइफ भी होगी, आपकी एक बिजनेस लाइफ भी होगी, और ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। हम्म। लेकिन आप एक छोटे मोटे क्रिमिनल हैं तो आप क्रिमिनल ही हैं। आपकी कोई लाइफ, आप हर वक्त आपका बोल चाल का तरीका वैसा होगा, बात बात पे आप बंदूक निकाल लेंगे, बात बात पे आप चाकू निकाल लेंगे। हम्म। जै अब अगर आप बड़े माफिया बन जाते हैं तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाते राइट। हैं, जेंटलमैन भी आप कहलाते हैं। आपका जो अपना पर्सनल सर्किल रखेंगे वो आप बहुत अच्छा बिजनेस, जिनके साथ आप पार्टीज़ करेंगे, जिनके साथ आप कोई गेम खेलेंगे, या जिनके साथ आप बैठ के कॉन्वर्सेशन करेंगे, इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो आप हमेशा एक अपने
अपने या तो वाइट कॉलर वालों के साथ करेंगे। क्रिमिनल के साथ अब बैठ के आप पार्टी नहीं करते हैं, आप उनसे एक बात करते हैं और उनको अलग से पार्टी करने का मौका देते हैं राइट। कि आप अब आज भाई किसी का जन्मदिन है घर में, तो बिजनेसमैन अलग आ रहे हैं, तो इनके जो क्रिमिनल सेगमेंट है उनको भी पार्टी दी जा रही है, उनका एक अलग से पार्टी की जा रही है। तो आप हमेशा देखेंगे कि वो बिजनेस जब जितना बड़ा माफिया हो जाता है वो उतना अपने आप को जेंटलमैन में तब्दील करता चला जाता है, और उसका जो सर्कल है वो उसी तरीके का हो जाता है। तो वो क्राइम भी कर रहा है लेकिन दूसरी तरीके से। इसका सीधा सा एग्जांपल है कि आप अमेरिकन माफिया को देखिए। दुनिया जानती है माफिया, लेकिन जब वो गाड़ी में निकलता है, लोगों से मिलता है, मॉल्स में शॉपिंग कर रहा होता है, कितने मैं माफिया के नाम दे सकता हूँ। वो वहाँ पे उसको देख के कोई कह नहीं सकता। वो किसी के साथ चल रहा होगा तो वो धक्का भी नहीं दे रहा, उससे हाथ भी मिला रहा है, पीछे उसकी सिक्योरिटी चल रही है, प्यार से वो आम जनता से बात कर रहा है। कोई वेटर पानी लेके आ रहा है तो उसको थैंक यू भी बोल रहा है। अगर आप सिर्फ क्रिमिनल है तो आपको पता है कि वो किस तरीके से बोलेगा कि तूने पानी नहीं लाया मैं तेरे रैपट मारेगा। इस तरीके का बिहेवियर आपने देखा होगा। तो वो क्रिमिनल, अगर आप बड़े नहीं होते, क्रिमिनल रह जाते हैं, तो आप फिर वो उस तरीके से ट्रीट नहीं हो पाते हैं, राइट। ना दूसरे को ट्रीट कर पाते। तो ये इस तरीके की दुनिया है ब्लैक एंड वाइट में। सबसे खूंखार क्रिमिनल कौन सा रहा है जिससे आप मिले हो या इंटरव्यू किया है? देखिए, खूंखार की तो कोई परिभाषा है नहीं, और मिलने को तो मैं बहुत सारे मोस्ट वांटेड इंडिया में जो रहे हैं उनसे मिला हूँ, जो अब इंडिया आ चुके हैं उनसे मिला हूँ। मैं ऐसा नहीं है बाहर जाके मिला था, जो इंडिया आ चुके हैं उनसे मिला हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मिला हूँ। नाम लेना किसी का भी उचित नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। और वहीं हाँ, आपने ऑफ द कैमरा फ़ोटोज़ ज़रूर देखे होंगे मेरे किसी के साथ। तो नाम लेना उचित नहीं है। मैं नहीं चाहता कि सुन के लोगों को बुरा लगे या उनको बुरा लगे, क्योंकि उनकी भी अब एक फैमिली और पर्सनल लाइफ हो चुकी है, वो क्राइम से निकल चुके हैं। तो खूंखार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो सबसे ख़तरनाक अगर मैं माफियाज़ में कहूँ दुनिया में, तो वो ड्रग्स कार्टेल है। आपने इंटरव्यू किया है ड्रग्स कार्टेल में किसी का? मैंने कोशिश की थी कोलंबियन माफिया को अप्रोच करने की, उसमें मैं सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन वो इंटरव्यू हमें देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि हमारे इंडिया में कोई बिजनेस इंटरेस्ट है नहीं, साउथ एशिया में, तो हम क्यों करेंगे। मैं अगर इंग्लैंड का होता तो मुझे इंटरव्यू मिल जाता, इंडिया की होने की वजह से नहीं मिला, जबकि मैं 90% क्रैक कर चुका था, 10% एंड टाइम पे वो हुआ है। और बहुत बड़े माफिया, ड्रग कार्टेल के माफिया का मैं इंटरव्यू कर रहा था कोलंबिया के, और बड़ी मुश्किल से ईमेल्स के थ्रू मैंने अप्रोच किया, और रिप्लाई पे रिप्लाई, फ़ोटोग्राफ्स भी आने शुरू हुए, सब चीज़ें हुई, लेकिन फिर वो रुक गया। ओके। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपकी जान के ऊपर खतरा है? हमेशा रहता है, जो काम मैं करता हूँ वो बहुत रिस्की है, हमेशा रहा है। कई बार फ़ोन कर के लोगों ने मुझे हड़काया भी है, फिर मैंने उनको गाली, वो जिस भाषा में मुझसे बात करते हैं फिर मैं उनको उन्हीं भाषा में बात करता हूँ। इसका एग्जांपल देता हूँ, एक बार टाइगर मेमन के नाम पे मुझे बहुत बार फ़ोन आया, क्योंकि मैंने टाइगर मेमन के ऊपर एपिसोड्स किए थे, तो वहाँ से फ़ोन आने शुरू हुए कि तुम टाइगर भाई के ऊपर क्यों करते हो, तो हम तुम्हें मार देंगे, 93 तुम भूल गए हो। वो रिकॉर्डिंग शायद मैंने चलाई अपने चैनल पे दी भी थी, तो मैंने उस पे उसको उसी भाषा में जवाब दिया कि, तो इस तरीके के फ़ोन आते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो एक्चुअल में टाइगर मेमन ने करवाया था, या हो सकता है कि कोई छोटा मोटा आदमी हो जिसको टीआरपी के लिए टाइगर मेमन का नाम लेके मुझे हड़का रहा हो, लेकिन उसने गलत नंबर डायल कर दिया क्योंकि मैं उसके ऊपर उल्टा ही चढ़ गया। तो ऐसे फ़ोन बहुत आते हैं, ऐसे फ़ोन बहुत आते हैं कि किसी ने को मेरी स्टोरी बुरी लगी, या मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में मैंने दे दी, तो इसके लिए फ़ोन बहुत करते हैं। इसके लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुतप्पा राय के ऊपर मैंने एपिसोड किया था। तो मुतप्पा राय की एक एनजीओ है, शायद उसकी ईमेल आज भी पड़ी होगी, उन्होंने मुझे थ्रेट किया था कि मुझको क्या कहते हैं, केस करेंगे। किसी ने उनके नाम पे फ़ोन भी किया था, तो मैंने कहा मेरी जो स्टोरी है वो सच है, मैं हटाऊँगा नहीं, आपको केस करना है आप केस करिए। उसके बाद कुछ के 1-1.5-2 साल बाद मुतप्पा राय की डेथ भी हो गई, तो फिर वो बंद हो गया। एपिसोड मेरा आज भी लाइव है। ओके। तो वो सब चलता रहता है, वो पार्ट ऑफ माय बिजनेस है। अगर उसको इस तरीके से देखूं कि अगर ये थ्रेट आती रहेंगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, कि भाई मेरा काम है एक्सपोज करना, क्राइम को एक्सपोज करना, क्राइम के नए नए तरीक़ों को एक्सपोज करना, कि नए नए तरीके क्या हैं, लोग कैसे नए नए तरीके एक्सपोज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि क्राइम
किस तरीके से कर रहे हैं नए तरीके से, तब तक वो क्राइम में मतलब क्राइम के शिकार होते रहेंगे। तो मेरा काम है क्राइम को एक्सपोज करके जो जो पॉसिबल विक्टिम हो सकते हैं उनको बचाना। तो मैं इनडायरेक्टली बॉर्डर पे ना रहते हुए भी वह सिपाही का काम कर रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ या एपिसोड्स या किताबों के माध्यम से, जो करना ज़रूरी है। यही चीज़ मैंने वाइल्ड लाइफ के लिए की कि वाइल्ड लाइफ में लोगों को जागरूक किया कि वाइल्ड लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत मेरी वाइल्ड लाइफ से ही हुई कि वाइल्ड लाइफ को के प्रति लोगों को जागरूक करना था कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, एक एक चीज़ जंगल की कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा और फौना कितना इंपॉर्टेंट है। राइट। उसके लिए जागरूक किया, वहाँ से मैंने क्राइम के लिए जागरूक करना शुरू किया। बात घूम फिर के मैं वही काम कर रहा हूँ जागरूक करने का जिसके लिए मैं बनाऊँ।